पतली देवरानी मोटी जेठानी। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा लखनऊ में अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहते थे। प्रभा की बड़ी बहू चिंकी बहुत ही मोटी थी, जिसके कारण प्रभा बहुत ही परेशान रहती थी। रोज की तरह सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए होते हैं। चिंकी सबके लिए खाना लगाती है। अभी मुझे भूख नहीं है। तुम्हारा ससुर जी और विमल को दुकान जाने में देरी हो रही होगी। इन्हें खाना परोसने में बाद में खाऊंगी। अरे भगवान, सामने पड़े खाने को ऐसे ना नहीं कहते। अरे तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। और हाँ बहू, तू भी आज मेरे साथ ही नाश्ता खाएगी। जी ठीक है माँ जी। प्रभा फौरन रसोई घर में जाती है और 4 रोटी छोड़कर सारी रोटियां छिपा देती है। जब आशीष और विमल खाना खा लेते हैं तो उस 4 रोटी को एक प्लेट में डालकर बाहर डाइनिंग टेबल में ले जाकर प्रभा से कहती है, 4 ही रोटी बची है बहू। आज दोनों सास बहू एक साथ एक ही थाली में मिलकर खाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो 12 रोटी खुद की बनाई थी। कहाँ गई रोटियाँ? अरे कहाँ गई से क्या मतलब? ये दोनों बाप बेटे खा गए होंगे। अरे तू बनाती ही है इतना अच्छा खाना। दोनों खाना शुरू करते हैं। प्रभा आधी रोटी खत्म भी नहीं करती कि चिंकी बाकी की 3 रोटी गप कर जाती है। हे भगवान, ये बहू आई है कि दैत्य। मैंने तो सोचा था कि एक थाली में खिलाऊंगी तो 2 ही रोटी खा पाएगी ये। अरे ऐसे तो 24 घंटे गाय की तरह चलती रहती है। कहाँ से पतली होगी तू? अरे मम्मी, तुम भी क्या खाने पीने की बात पर इस पर चढ़ जाती हो? 18 रोटी से 12 कर दिया है मेरी चिंकू ने। अब तो जिम भी जाती है ये, है ना चिंक? बोलो ना माँ को। अरे तू तो रहने ही दे, जोरू का गुलाम कहीं का। कल रात रसोई से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने उठकर देखा तो हमारी चिंकी जी पेट पूजा करने में व्यस्त थी। सर्दी आने वाली है, कितनी मेहनत से मैंने गोंद के लड्डू बनाए थे तेरे पापा के लिए, सारे खा गई है। अरे कहाँ से पतली होगी ये बता। अरे मेरी फूल से नाजुक गली, परेशान क्यों होती हो? हमारा अनूप है ना, जैसी चाहिए वैसी लड़की ले आना उसके लिए। दुकान जाने में देर हो रही है, हम लोग निकलते हैं। प्रभा यूं तो चिंकी से बहुत प्यार करती थी, पर उसके मोटापे के कारण जो उसे ताने सुनने को मिलते थे, उन सब का गुस्सा अक्सर चिंकी पर निकल जाया करता। चिंकी भी कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ थी। अनूप की शादी की उम्र हो रही थी। प्रभा उसके लिए अपने पसंद की लड़की की तलाश कर रही थी। अगली सुबह चिल्लाती हुई प्रभा मंदिर से घर लौटती है। ये सुनीता पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे ऐसी बहू लाऊंगी कि मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। अरे जी, तुम अभी अनूप को वापस बुलाओ। मैंने एक लड़की पसंद की है, उसके लिए शादी की तारीख निकलवा देते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अनूप गले में फूलों की माला पहने किसी लड़की के साथ घर पर आता है। लड़की इतनी पतली कि एक माचिस की तिल्ली भी उसके सामने मोटी लगे। उसे देखकर प्रभा कहती है, अरे बेटा तू आ गया, मैं तुझे ही याद कर रही थी। पर तूने ये गले में माला क्यों पहनी है? और ये अधमरी सी लड़की कौन है तेरे साथ? अरे मम्मी, तुम ये कैसी बात कर रही हो अपनी बहू के बारे में? ये पिंकी है, मेरी धर्म पत्नी। हे भगवान, ये सारे नमूने तुझे मेरे ही घर भेजने थे। अरे करम फूट गए मेरे तो। ये मोहल्ले की औरतें क्या कम ताना देती थी मुझे, जो बची कुची कसर पूरी करने तू इसे ले आया। पिंकी, तुम ना माँ की बात पर ध्यान मत दो, थोड़े में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तुम आराम करो ना अपने कमरे में जाकर। पिंकी को देखकर प्रभा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी छोटी बहू से लगाए उसकी सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। कुछ देर बाद चिंकी कहती है, लानी थी पतली बहू, सुन ली भगवान ने। देवरानी जी, अब कमरे से तनिक बाहर भी आ जाओ। अब घर में आ ही गई हो तो रस्म कर लेते हैं। पर मैं तो कपड़े लाई ही नहीं, क्या पहनूं मैं? अरे चिंकी जा, अपने कुछ कपड़े दे दे इसे। कुछ ही देर में पिंकी चिंकी का सूट पहनकर सबके सामने आती है। अरे बहू, कहाँ छिप गई तू? दिख क्यों नहीं रही? बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कुर्ते से अपना चेहरा बाहर निकालती हुई पिंकी कहती है, मैं इस कुर्ते के अंदर हूँ माँ जी।
हे भगवान, कैसी बहुएं दी है मुझे। एक कपड़े से बाहर आ जाती है, दूसरे कपड़े के अंदर समा जाती है। और चिंकी, तुझे अकल है कि नहीं? तंबू जितना बड़ा कुर्ता दिया है इस किलसी लड़की को। चल नई बहू, आ मैं ही देती हूँ तुझे कुछ पहनने को। शाम को सभी नई दुल्हन को देखने आते हैं। चिंकी पिंकी को लेकर आती है और सोफे पर बैठती है। अरे चिंकी, तू भी बैठ। आखिरकार ये नाश्ता तुझे ही तो खत्म करना है। चिंकी जैसे ही सोफे के दूसरी तरफ बैठती है, पिंकी की तरफ का सोफा उठ जाता है और वो हवा से बातें करने लगती है। आए हुए सभी लोग देवरानी जेठानी की बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं। रोज इसी तरह किसी न किसी वाकये से प्रभा के दिन की शुरुआत होती और अपनी फ्रेंड्स के बीच मजाक बनने पर खत्म। कुछ दिनों बाद एक दिन आशीष और बिमल बड़े टेंशन में रात को घर आते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पर 12 क्यों बजे हैं? क्या बताऊं माँ, दुकान की हालत बहुत खस्ता है। कई दिनों से हम लोग घाटे में जा रहे थे। मुझे लगा शायद ग्राहकी बढ़ जाएगी कुछ दिनों में, पर लगता है कि दुकान बंद करनी पड़ेगी अब तो। अगली सुबह चिंकी और पिंकी तैयार होकर दुकान जाने के लिए तैयार रहती हैं। ये सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रही हो? इसे मार्केटिंग कहते हैं पापा जी। पहले हम दोनों अपना फोटो शूट करवाएंगी हमारे दुकान के कपड़ों में, और अब से सभी फीमेल कस्टमर्स को हम दोनों ही डील करेंगे। खूबसूरती की कोई शेप साइज थोड़ी ना होती है, ये तो लोगों की बनाई बातें हैं। जब हम दोनों इस नियम को तोड़कर खुद अपने दुकान के बैनर की मॉडल बनेंगे ना पापा जी, तो कई औरतें जिन्हें अपने दुबलेपन या मोटापे के कारण शर्मिंदा होना पड़ रहा हो, वो हमें खुद को देख पाएंगी और फिर हमारी दुकान में आएंगी। पिंकी की बातें सुनकर सभी की आंखें भर आती है। और तो ही क्या, पुरुषों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी मेरी बहुएं। तुम लोगों को जो सही लगे करो, तुम्हारे पापा जी तुम्हारे साथ हैं। पिंकी और चिंकी के होर्डिंग लखनऊ की गली गली में लग जाते हैं। भीड़ सभी दुकानें छोड़कर अब विमल की ही दुकान आना शुरू कर देती है। वर्मा वस्त्रालय अब जेठानी देवरानी वस्त्रालय के नाम से फेमस हो जाता है। आज सभी के सामने सुनीता अपनी बहू को ताना दे रही थी, कह रही थी कुछ बड़बड़ा कर चिंकी पिंकी की तरह। अरे तुम दोनों ने तो मेरी नाक ऊंची कर दी बहुओं। प्रभा को उसकी बहुओं के नाम पर ताना देने वालों को करारा जवाब मिल जाता है। दोनों बहुएं पूरे लखनऊ में फेमस हो जाती हैं। वर्मा परिवार ऐसी बहुएं पाकर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो जाता है।